दोस्तों नमस्कार। सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। आपको बेमानी मोहब्बत कहानी कैसी लग रही है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज का एपिसोड 121वां है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज अपने कमरे में बैठा लगातार शराब पिए जा रहा था। हल्की हल्की शराब की महक पूरे कमरे में फैल चुकी थी। कमरे के कोने में स्थित बार एरिया रियलाइजिंग वाइन की आधी बोतल खाली हो चुकी थी। सोफे पर बैठे युवराज के हाथों में एक क्रिस्टल गिलास था, जिसमें वो धीरे धीरे वाइन घुमा रहा था। उसकी दूसरी हथेली में एक तस्वीर थी और माही की तस्वीर। वह तस्वीर को निहार रहा था, मानो उसकी हर एक रेखा को दिल में बसा लेना चाहता हूँ। उसकी आंखों में दर्द था, होठों पर सूखी मुस्कान और दिल में एक अजीब सा खालीपन। उसने तस्वीर को छुआ और हल्की आवाज में कहा, माही, अगर तुम मुझे देखने भी नहीं आई तो भी मैं तुम्हारी खुशी के लिए इन कागजों पर साइन कर दूंगा। उसकी आवाज कंपकपा रही थी। वह तस्वीर से बात कर रहा था जैसे वह सच में उसके सामने बैठी हो। दूसरी तरफ चौधरी हाउस में माही अपने कमरे में अकेली थी। कमरे में गहरी खामोशी थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वह अपने बिस्तर पर लेटी थी और तकिए पर उसके आंसू फैल चुके थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। करवटें बदलते बदलते माही की सांसें भारी हो गई थी। युवराज, उसने हल्की सी आवाज में उसका नाम लिया, खुद को और तकिए में छुपा लिया। रात यूं ही करवटों और बेचैनी में बीत गई। यहीं कहीं दो दिल अलग अलग जगहों पर, लेकिन एक ही आग में जल रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ युवराज की आंखें खुली। सिर में हल्का सर दर्द था, शायद रात की शराब का असर अभी भी बाकी था। वो अभी भी सोफे पर बैठा हुआ था। गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और उसने खुद को सीधा किया और अपने माथे को दबाने लगा। उफ, ये सिर दर्द, उसने अपने आप ही बड़बड़ाया। फिर पास रखे वाइन की बोतल को देखा। उसमें कुछ घूंट बाकी थे। उसने बिना कुछ सोचे आखिरी घूंट भी पी लिया और एक गहरी सांस भरी। अब तो ताजगी महसूस होनी चाहिए। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा और खुद को शीशे में देखने लगा। आंखों के नीचे काले घेरे आजकल उसके ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे थे। अभी भी वो फ्रेश होकर निकला ही था कि फोन बज उठा। उसने टेबल पर रखा मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर चंदन का नाम चमक रहा था। सुबह सुबह चंदन, इसको क्या हो गया है? उसने बड़बड़ाते हुए कॉल उठा ली। सर, सर आप कहाँ हैं? चंदन की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। मैं घर ही हूं। हुआ क्या है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? युवराज ने जब चंदन को ऐसे हड़बड़ाते हुए सुना तो चिंता करते हुए पूछा, सर, सर हमारी पुणे वाली वाइन फैक्ट्री में आग लग गई है। हमें तुरंत वहां जाना होगा। चंदन ने बिना टाइम गवाए बताया। चंदन की बात सुनकर युवराज को झटका लगा। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या क्या ऐसे ऐसे कैसे ये हो गया? सर डिटेल्स अभी नहीं है, लेकिन आग काफी भयानक है। हमें जल्दी पहुंचना होगा। चंदन ने कहा, तुम तुरंत मेरे घर आओ। मैं तैयार हो रहा हूं, हम यहीं से निकलेंगे। युवराज ने कहते हुए जल्दी से फोन काट दिया और तैयार होने के लिए चला गया। तभी दरवाजे पर सबरा ने दस्तक दी। बाबा मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ, युवराज ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। सबरा अंदर आई और बोली, बाबा नाश्ते में क्या लेंगे? युवराज ने उसे देखा और सिर हिला दिया और उसने कहा, कुछ नहीं सबरा, मुझे पुणे के लिए निकलना है। वैसे आप एक काम करना, आज 1:30 बजे दीदी और जीजो की फ्लाइट है। तुम ड्राइवर के साथ जाकर उन्हें पिक कर लेना। सबरा ने युवराज का चेहरा देखा तो वो समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। युवराज के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उसको यह बात सुनकर भी समझ आ गया कि कुछ बड़ा हुआ है। उसने चिंता जाहिर करते हुए कहा, बाबा क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? युवराज ने अपनी जैकेट पहनी और कहा, सबरा इस समय मुझे कुछ भी ज्यादा नहीं पता चला। बस यही पता चला है कि हमारी पुणे वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। इसलिए मैं चंदन के साथ वहां जा रहा हूँ। तुम यहाँ से ड्राइवर के साथ गाड़ी भेज देना एयरपोर्ट पर दीदी और जीजू को पिक करने के लिए। ठीक है बाबा, मैं भेज दूंगी, लेकिन आप भी ज्यादा अपना ध्यान रखना। सबरा ने चिंता भरी आंखों में उसे ही देखा और कमरे से बाहर चली गई। युवराज अब चंदन का ही वेट कर रहा था। कुछ ही देर में चंदन सिंघानिया हाउस पहुंच गया था और उसने आते ही कहा, सर चले क्या? हाँ गाड़ी में बैठो, मैं ड्राइव करूंगा, युवराज ने उसको कहा। युवराज की बात मानते हुए चंदन जल्दी से ड्राइवर सीट से उठा और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। युवराज ने गाड़ी ड्राइव करनी शुरू की। वो दोनों पुणे की तरफ निकल गई। उनकी गाड़ी मुंबई से एसवी रोड पर तेजी से पुणे हाईवे की तरफ दौड़ रही थी। गाड़ी में सन्नाटा था। चंदन मोबाइल पर लगातार अपडेट ले रहा था, जबकि युवराज ड्राइविंग करते हुए अपने ख्यालों में खो गया था। क्या ये आग किसी साजिश का हिस्सा है? अगर ये किसी साजिश का हिस्सा है तो कौन हो सकता है? चंदन ने युवराज को गंभीरता से देखा और कहा, सर आग की वजह अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है। युवराज के हाथ स्टीयरिंग पर और भी कस गए। उसने आंखों में तेज लाते हुए कहा, अगर ये किसी ने किया है तो उसे इसका इंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा।
गाड़ी की स्पीड और तेज हो गई और पुणे अब ज्यादा दूर भी नहीं था। जब युवराज और चंद पुणे की फैक्ट्री में पहुंचे तो वहां धुएं का गुबार उठ रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी की बौछारें डाल रही थी, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। युवराज गाड़ी से उतरा और तेजी से अंदर जाने लगा, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। सर, सर, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, प्लीज आप मत जाइए। युवराज ने गार्ड को घूरा और कहा, मुझे जाने दो, मुझे देखना है कि ये हुआ कैसे है। उसने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तभी चंदन ने उसका हाथ पकड़ लिया। सर, सर, अभी अंदर जाना सही नहीं होगा, हमें पहले पता करना होगा कि हुआ क्या है। युवराज ने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। उसकी आंखों में आग थी, बिल्कुल उसी आग की तरह जो उसकी फैक्ट्री में जल रही थी। उधर दूसरी तरफ चौधरी हाउस में सुबह सुबह हमेशा की तरह शांति थी, लेकिन आज इस खामोशी में एक अलग सी उदासी घुली हुई थी। माही अपनी आदत के अनुसार सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन आज उसकी आंखों में ताजगी की जगह थकान और दुख साफ झलक रहा था। रात भर करवटें बदलते बदलते उसकी आंखें सूज चुकी थी। उसके दिल और दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैं सही कर रही हूँ? वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी और वॉशरूम में चली गई। ठंडे पानी के छींटे मारने के बावजूद भी उसके चेहरे से उस दर्द का असर नहीं जा रहा था जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। उसने शीशे में खुद को देखा, पलकों के नीचे कारे गहरे और चेहरे पर अजीब सी वीरानी और आंखों में बिछड़ने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर पहले से ही यशवंत, यामिनी और टीना मौजूद थे। टीना हमेशा की तरह नाश्ते का आनंद ले रही थी, जबकि यशवंत और यामिनी गंभीर मुद्रा में बैठे थे। माही ने धीरे से कुर्सी खींची और उनके पास बैठ गई। टीना ने जैसे उसे देखा, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि माही का दिल अभी भी युवराज के लिए धड़कता है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। तो माही, तुमने युवराज से बात की क्या? तलाक हुआ क्या? टीना ने सीधे सवाल दाग दिया। यशवंत ने एक सख्त नजर टीना पर डाली, फिर आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन टीना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानती थी कि अगर माही से दोबारा युवराज को मौका दे दिया तो उसकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। माही ने गहरी सांस ली और धीरे से जवाब दिया, मैंने पेपर्स लोहे सौम्या अरोड़ा के हाथ भिजवाए थे, लेकिन उसने साइन करने से मना कर दिया। वो कह रहा है कि अगर मुझे तलाक चाहिए तो मुझे खुद उससे मिलकर बात करनी होगी। टीना के चेहरे पर नकली सहानुभूति आई। ओह, तो फिर तुम कब जा रही हो उनसे मिलने? माही ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि युवराज से मिलना सही होगा या नहीं। उसके अंदर अभी भी प्यार की लौ जल रही थी, लेकिन वो बुझाने की कोशिश ही कर रही थी। यशवंत ने माही के कंधे पर हाथ रखा और नरम आवाज में कहा, माही, ये रिश्ते इतने आसानी से खत्म नहीं होते। एक बार सोच लो, कहीं यह फैसला तुम गुस्से में तो नहीं ले रही हो? माही ने धीरे से अपनी पलकें झुका ली, लेकिन ये टीना को देखकर गुस्सा आ रहा था। उसने फौरन अपनी चाल चली और बोल पड़ी, माही, मैं तो कहती हूं कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए नासूर बन जाए। टीना के शब्द माही के दिल में उतर गए। उसने एक ठंडी सांस भरी और बेमन से नाश्ता खत्म किया। उसके मन में एक तूफान चल रहा था। उसे क्या सच में युवराज से मिलना चाहिए या नहीं? माही ऑफिस जाने के लिए तैयार थी, लेकिन टीना की कही बात उसके दिमाग में घूम रही थी। ये रिश्ता कहीं नासूर ना बन जाए। क्या वो युवराज से मिलने जाए? क्या उसे ये रिश्ता तोड़ने से पहले एक आखिरी बार उसके चेहरे से देख लेना चाहिए? उसका बेहद मन उलझन में पड़ गया था। वो ऑफिस की ओर निकल गई, लेकिन उसके दिल और दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या युवराज से उसका रिश्ता टूटकर ही ये काम चलेगा? दूसरी तरफ पुणे के फायर फाइटर्स आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी की मोटी धार फैक्ट्री पर गिर रही थी, लेकिन आग इतनी भयंकर थी, वो कम होने की बजाय और भड़क रही थी। फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। युवराज उनके पास आया और उसने पूछा, और कितना टाइम लगेगा? युवराज को देखते ही फैक्ट्री के हेड इंजीनियर ने युवराज से कहा, सर, हमने बिजली की सप्लाई कट कर दी है, लेकिन आग अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही। हम जल्दी ही काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। युवराज ने गहरी सांस ली और स्थिति को समझने की कोशिश की। अंदर कोई फंसा तो नहीं है ना? महेंद्र ने सिर हिलाया। नहीं सर, हमने सबको निकाल लिया है, लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरी फैक्ट्री राख हो जाएगी। इतने में ही फायर चीफ अरुण कुमार तेजी से युवराज के पास आया और उसने आते ही कहा, सर, हम फोम बेस्ड फायर रिटेंट यूज कर रहे हैं। इससे एथेनॉल की आग जल्दी कंट्रोल हो जाएगी, आप चिंता ना करें। युवराज ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप जल्दी करिए। आग बुझाने के लिए 3 स्तरों पर काम किया गया। फायर फाइटर्स ने ऊपर से पानी और फोम का छिड़काव शुरू कर दिया। इंजीनियर टीम ने आग के फैलने वाले पाइपलाइनों को सील कर दिया।
केमिकल एक्सपर्ट ने स्पेशल फायर रिटेंड इस्तेमाल किया जिससे आग जलने वाले सब्सटेंस को रिएक्शन से रुक जाए। 90 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग धीरे धीरे कम होने लगी और धुआं हल्का होने लगा। फैक्ट्री जल तो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान टल गया था। युवराज ने थके हुए फायर ब्रिगेड अधिकारियों की ओर देखा और उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनकी आंखों में राहत आई, लेकिन दिल में अभी भी दर्द था। आग बुझने के बाद फोरेंसिक टीम और पुलिस ने लगातार जांच शुरू कर दी। फैक्ट्री में हर जगह कैमरे लगे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज लगातार वो चंदन चेक कर रहा था। जबकि कैमरा फुटेज का बारीकी से निरीक्षण हुआ तो सच सामने आया। अब किसका हाथ था इस आग के पीछे? कहीं मुकुल ने तो अपना बदला नहीं ले लिया? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने सुकून एफएम चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में हमारी हेल्प कीजिए। हम 1000 सब्सक्राइबर होते ही आपके लिए नई कहानी लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, 122वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। फैक्ट्री की आग बुझ चुकी थी। आसमान में धुआं उठकर गुबार पर हल्का पड़ चुका था, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। युवराज अब शांत खड़ा आग में बसते हुए निशानों को देख रहा था। चारों तरफ चलती हुई मशीनें, टेढ़ी मेढ़ी हो चुके लोहे के ढांचे, राख में तब्दील हो चुके लकड़ी के बोर्ड पड़े थे। पूरी यूनिट तबाही का मंजर देख रही थी और फैक्ट्री के कर्मचारी और मजदूर अब भी सदमे में खड़े थे। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई इतनी आसानी से नहीं की जा सकती थी। उसी वक्त फोरेंसिक टीम का काफिला भी फैक्ट्री के मेन दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। सफेद सूट पहने हुए अधिकारी हाथों में दस्ताने डाले हुए और अपने मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ एक एक जगह का इंस्पेक्शन करने लगे। उनके साथ इंस्पेक्टर रवि गिल, जो पहले से इस आग को लेकर कई सवालों में उलझा हुआ था। युवराज ने गहरी सांस ली और रवि गिल की ओर देखा और पूछा, इंस्पेक्टर, उम्मीद है कि आपकी टीम जल्दी ही कुछ पता कर लेगी। रवि गिल ने संजीदगी से सिर हिलाया और कहा, मिस्टर सिंघानिया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने सबसे पहले आग लगने वाले सोर्स को ढूंढना शुरू किया। एक अधिकारी ने जले हुए पाइप्स की ओर इशारा किया और कहा, यहीं से सबसे पहले धुआं उठा था। ये दूसरे अधिकारी ने फर्श पर झुककर राख को उंगलियों में मसलते हुए कहा, ध्यान से देखिए, ये आग नेचुरल तरीके से नहीं लगी। यहाँ कुछ जलने की गंध अभी भी बाकी है। ये पाइपलाइन के पास पहुंचे और अपने स्पेशल इक्विपमेंट से इंस्पेक्शन करने लगे। थर्मल स्कैनर ने दिखाया कि आग वहां से शुरू हुई थी, लेकिन एक चीज जो अजीब लगी थी, लीकेज का स्पॉट था। एक अधिकारी ने पेपर स्प्रे से जले हुए पाइप का केमिकल डाला और जैसे ही केमिकल रिस्पॉन्स में आया, एक जगह हल्का नीला रंग उभर आया। देखा, उसने कहा, हाँ, यहाँ कोई तेज धार चीज चलाई गई है। यहाँ एक्सीडेंट लीकेज नहीं है, बल्कि जानबूझकर लगाया गया कट है। दूसरे ने जवाब दिया। पूरी टीम अचानक अलर्ट हो गई। यह हादसा नहीं था, यह साजिश थी। इंस्पेक्टर रवि गिल तुरंत युवराज के पास आए और बोले, मिस्टर सिंघानिया, हमें कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। युवराज ने बोहे चढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब? रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें लग रहा है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह किसी की चाल थी। किसी ने आपकी फैक्ट्री को जलाने के लिए पाइपलाइन में जानबूझकर छेद किया था। युवराज की आंखें सख्त हो गई। उसने फोरेंसिक रिपोर्ट की ओर देखा और कहा, यह असंभव है। क्या आपको किसी पर शक है? रवि गिल ने सीधे से सवाल पूछ लिया। युवराज का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने कुछ सोचा और फिर गंभीर स्वर में कहा, दुश्मन तो बहुत है, लेकिन कोई कितना गिर सकता है कि पूरी फैक्ट्री जलाने की कोशिश करे। इधर फोरेंसिक टीम ने फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने शुरू कर दी थी। घंटों की जांच के बाद एक फुटेज पर सबकी नजर टिक गई। कैमरे में साफ दिख रहा था कि रात 11:45 के करीब एक व्यक्ति चोरी छिपे पाइपलाइन के पास पहुंचा। उसने अपने हाथ में कोई नुलकी ली चीज ली थी और पाइप पर वार करने लगा था। फुटेज में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका हुलिया फैक्ट्री के एक कर्मचारी से मिलता जुलता था। रवि गिल ने तुरंत फैक्ट्री के सारे कर्मचारियों को बुलाया। हर किसी का चेहरा दिखा जाने लगा। कुछ ही मिनटों में एक शक पर आदमी को घेर लिया और रमेश यादव, जो 1 साल से यहाँ पर काम कर रहा था। रमेश ने जब देखा कि शक उसी पर है, तो उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने घबराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। युवराज ने आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, कैमरे में सब रिकॉर्ड हो चुका है। रमेश, सच बता दो, वरना अंजाम तुम जानते ही हो। रमेश अब बुरी तरह से हिल चुका था। आखिरकार उसके होठ कांपे और वो सच्चाई उगल बैठा। मुझे किसी ने पैसे दिए थे। किसी ने तो मुझसे कहा था कि बस पाइपलाइन में छोटा सा छेद कर दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। किसने? रवि गिल ने सख्त लहजे में पूछा। रमेश ने डरते हुए कहा, वो आदमी अंधेरे में था, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब मामला और भी गंभीर हो चुका था।
किसी ने बहुत ही शातिर तरीके से इस आग को लगवाने की योजना बनाई थी। युवराज के अंदर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसने रवि गिल से कहा, इंस्पेक्टर, मुझे इस शख्स का नाम चाहिए। कोई मेरे बिजनेस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है और मैं यूं ही उसे नहीं छोड़ सकता। इंस्पेक्टर रवि ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, हम पूरी छानबीन करेंगे। अब यह सिर्फ आग लगने का मामला नहीं बल्कि साजिश का केस बन चुका है। यह कहने के बाद इंस्पेक्टर रवि वहां से चला गया। इंस्पेक्टर के जाते ही युवराज ने देखा कि अंदर फैक्ट्री की राख अभी भी हवा में घुल रही थी। माहौल अभी भी गर्म था और फैक्ट्री का हर कोना तबाही की कहानी बयां कर रहा था। और इस विनाश में बीच में युवराज खड़ा था, जिसके चेहरे पर जो शिकन थी मगर हारने का कोई निशान नहीं था। युवराज ने चंदन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मुंबई पहुंचने से पहले आग लगने वाला का नाम चाहिए चंदन। युवराज के शब्दों में ऐसी ठंडक थी कि चंदन ने एक पल में गहरी सांस ली, फिर दृढ़ता से कहा, जी जी सर, मिल जाएगी जानकारी। चंदन को पता था कि जब युवराज कुछ कहता है तो सिर्फ शब्द नहीं, वो आदेश होते हैं जिन्हें हर हाल में पूरा करना पड़ता है। और सर, चंदन ने फैक्ट्री के गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, वे इस आग के बारे में जानना चाहते हैं। क्या उनसे बात करनी है या पिछले दरवाजे से निकलने की तैयारी करूं? युवराज ने नजरें उठाकर जली हुई फैक्ट्री की ओर देखा। उसका साम्राज्य, उसकी मेहनत का एक हिस्सा जो अब जलकर खाक हो चुका था, लेकिन वह भागने वालों में से नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, नहीं, हम मीडिया से बात करेंगे और तुम एश्योरेंस क्लेम की तैयारी करो। चंदन ने सिर हिलाया और दोनों फैक्ट्री से बाहर निकल गए। जैसे युवराज फैक्ट्री के मेन दरवाजे पर बाहर आया, उसने देखा कि कैमरे की फ्लैशे लाइट चमक रही थी। पत्रकार माइक लेकर उसकी ओर दौड़ पड़े। मिस्टर सिंघानिया, क्या यह हादसा था या किसी की साजिश? क्या आपको किसी पर शक है? आपकी फैक्ट्री को इतना नुकसान हुआ है, अब आप आगे क्या करेंगे? युवराज ने एक हाथ उठाया, इशारा किया और जवाब देगा। हल्की खामोशी छा गई। उसने ठहरकर एक गहरी सांस ली और फिर अपनी वही दबंग आवाज में कहा, हमारी शुरुआती जांच में यह साफ हो चुका है कि यह हादसा नहीं था, यह साजिश थी। किसी ने जानबूझकर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया ताकि आग लगे और हमारी फैक्ट्री खाक हो जाए। मीडिया में हलचल मच गई। पत्रकारों ने और सवालों की बौछारें कर दी। तो क्या किसी ओपोनेंट बिजनेस हाउस का हाथ है? क्या पुलिस का कोई सुराग मिला है? क्या आप इस आग के पीछे के जिम्मेदार को मानते हैं किसी को? युवराज की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठी। उसने अपने जैकेट के कॉलर को ठीक किया और फिर दृढ़ता से कहा, जो भी इसके पीछे है वो बच नहीं पाएगा। आज शाम तक उसकी गर्दन मेरे हाथों में होगी। उसकी आवाज में ऐसा ठहराव और ठंडक थी कि वहां मौजूद हर शख्स को एक पल के लिए कंपन महसूस हुई। कैमरे अब भी उसकी तरफ ही थे, लेकिन कोई दूसरा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। युवराज ने मीडिया को जवाब देने के बाद चंदन की तरफ देखा और धीमे से कहा, अब हम निकलते हैं, मुझे हर हाल में उसका नाम चाहिए। चंदन ने सिर हिलाया और तुरंत अपने फोन पर किसी को कॉल कर दिया। युवराज ने एक आखिरी बार अपने जली हुई फैक्ट्री की ओर देखा। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उसके खून पसीने की मेहनत थी। किसी ने उस पर वार किया और वो यहां से उसे यही ऐसे जाने नहीं देगा। वो कार की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, कौन था जिसने ये करने की हिम्मत की? अब ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं, ये बदले की लड़ाई बन गई थी। उसके बाद वो कार में बैठा और मुंबई की ओर निकल पड़ा। इधर माही जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंची, वहां के चहल पहल और फाइलों की सरसराहट ने उसे रोज की तरह व्यस्त माहौल में एहसास कर दिया। हर कोई अपने काम में लगा था और उसकी टीम पूरी तरह से तैयार थी कि दिन के सारे मीटिंग्स और प्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा किया जाए। जैसे ही वो अपने कैबिन में पहुंची, उसकी असिस्टेंट भाग्या दरवाजे पर दस्तक लेकर आई और बोली, गुड मॉर्निंग मैम, आज आपका शेड्यूल कुछ इस तरह है। लेकिन माही ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और हल्के मुस्कान के साथ कहा, भाग्या, मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि मुझे मैम मत कहा करो, तुम मेरा नाम ले सकती हो। भाग्या ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है माही जी, अब से मैं आपको मैम नहीं कहूंगी। कुछ ही दिनों में दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। माही ने उसे हमेशा एक दोस्त की तरह ट्रीट किया था और यह बात भाग्य को बेहद पसंद आई थी। वो जानते थे कि यह सिर्फ उसकी बहुत सख्त और मेहनती ही नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी है। भाग्या ने फिर अपने नोट्स देखे और बोली, आज दोपहर 1 बजे आपकी मीटिंग कपूर ग्रुप की प्रेसिडेंट अंजलि कपूर के साथ है। हमें उनके हेड ऑफिस जाना होगा। जैसे ही माही ने अंजलि कपूर का नाम सुना, वो पल भर के लिए ठिठक गई। उसकी सांसें धीमी हो गई और एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। अंजलि? वो मन ही मन बुदबुदाई। उसकी उंगलियां टेबल पर रखी फाइलों के पन्ने को हल्के हल्के छूने लगी, जैसे उसकी सोच कहीं और चली गई हो। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अंजलि उसके साथ कभी भी बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होगी। बीते कुछ पलों में और दोनों के रिश्ते में बहुत कड़वाहट अभी आ गई थी। हालात ने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था।
माही को याद था कि पिछली बार जब वे आमने सामने आई थी तब अंजलि ने उसे बात तक करना जरूरी नहीं समझा था। अगर अब उसने ये मीटिंग अटेंड की और अंजलि ने डील रद्द कर दी तो ये न बिजनेस पर असर पड़ेगा बल्कि माही के लिए पर्सनल रूप से भी एक झटका होगा। वो सोच में पड़ गई। अब क्या करेगी माही? क्या वो अंजलि के साथ मीटिंग करने के लिए जाएगी? क्या होगा जब अंजलि उसको मीटिंग में देखेगी? क्या युवराज अपने दुश्मनों का पता कर पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 123वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही को जब पता चला कि उसकी अंजलि के साथ मीटिंग है तो वो सोच में पड़ गई। माही ने कुछ देर तक खामोश रहकर अपनी सोच को समेटने की कोशिश की। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए भाग्य की तरफ देखा और गंभीर स्वर में पूछा, इस मीटिंग के लिए किसी और को नहीं भेज सकते क्या? भाग्य ने हल्की परेशानी के साथ कहा, नहीं माही, अंजलि कपूर खुद प्रेसिडेंट है, इसलिए किसी मैनेजर को भेजना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, इससे डील पर असर पड़ेगा। माही ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल सोचती रही। अगर मैं खुद गई तो भी डील पर असर पड़ेगा। असर क्या, डील पूरी तरह कैंसिल हो सकती है। अंजलि कपूर के साथ मेरा कुछ पर्सनल मैटर है, उसने भाग्य से कहा। यह सुनते ही भाग्य चौंक गई। पर्सनल मैटर? उसने मन ही मन सोचा। वो माही को जितना जानती थी वो हमेशा अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखती थी। फिर ऐसा क्या था कि उसे इतना परेशान कर रहा था? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, माही, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि पर्सनल मैटर क्या है? माही ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने जवाब देने के बजाय खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कुछ लोग होते हैं जो जितने पास होते हैं उतना ही दर्द देते हैं। भाग्य को समझ ही नहीं आया कि माही के और अंजलि के बीच हुआ क्या था। माही की उंगलियां टेबल पर रखे फाइलों के कोने को सहलाने लगी। वो उलझन में थी। उसकी आंखों में चिंता थी और माथे पर हल्की शिकन। अंजलि कपूर का नाम उसके जहन में बार बार गूंज रहा था। आज दोपहर 1 बजे मीटिंग उसके लिए सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी बल्कि उससे कहीं ज्यादा थी। एक अनकहा डर, एक अनसुलझी अतीत और एक जंग, और उसे खुद में ही लड़नी थी। वो इस मीटिंग से बचने का कोई रास्ता तलाश रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपने असिस्टेंट भाग्य की तरफ देखा और कहा, मैं शिवानी मैडम से बात करती हूँ। शिवानी इस कंपनी की सीईओ और माही की मेंटर भी थी। अगर कोई था तो जो इस समय माही की उलझनों को समझ सकता था तो वो शिवानी ही थी। माही ने झट से अपना मोबाइल उठाया और शिवानी को कॉल मिलाने लगी। लेकिन जैसे उसने नंबर डायल किया उसके कैबिन का दरवाजा खुला और खुद सामने शिवानी ही खड़ी थी। शिवानी ने हल्की मुस्कान के साथ माही को देखा और अपना फोन दिखाते हुए बोली, तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं आ गई। बताओ क्या बात करनी थी? माही ने सिर झुका लिया, मानो कोई भारी बोझ उसके कंधों पर आ गया हो। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शिवानी, मेरी आज की मीटिंग अंजलि कपूर के साथ है और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। शिवानी ने उसकी आंखों में झांका, उसके झिझक को भांपते हुए कहा, तुम घबराई हुई लग रही हो माही। क्या हुआ? अंजलि से मीटिंग करना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? माही ने धीरे से कहा, क्योंकि अंजलि मुझसे नफरत करती है और मैं जानती हूं कि जब वो मुझे देखेगी तो मीटिंग वहीं खत्म कर देगी। शिवानी ने कुछ पल माही को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, माही सुनो, इस मीटिंग के लिए तुम्हें ही जाना होगा। अगर वो मीटिंग कैंसिल करती है तो ये उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। माही ने सिर उठाया और उलझी हुई नजरों से शिवानी को देखा और कहा, लेकिन शिवानी, मैं। माही कुछ कहने ही वाली थी। शिवानी ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, माही देखो, ये मीटिंग हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी उनके लिए है। कपूर ग्रुप को इस डील की जरूरत हमसे कहीं ज्यादा है। अगर अंजलि अपने पर्सनल ईगो की वजह से प्रोफेशनल फैसले लेगी तो नुकसान उसी को होगा, तुम्हारा नहीं। माही को शिवानी की बात सही लग रही थी, लेकिन पुराने घाव अब भी उसके मन में ताजा थे। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन शिवानी, अंजलि मेरे खिलाफ है। मुझे देखकर वो शायद मीटिंग में कुछ ऐसा कह दे जो मुझे बर्दाश्त न हो। मैं खुद कमजोर महसूस कर रही हूँ। शिवानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कमजोर महसूस करना कोई गुनाह नहीं है माही, लेकिन याद रखो, बिजनेस में इमोशंस का कंट्रोल करना सबसे बड़ा आर्ट है। अगर तुमने खुद को काबू पा लिया तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। शिवानी की बातें सीधे माही के दिल तक जाकर लगी। माही को अपने अंदर हिम्मत जागती हुई महसूस हुई और उसने निर्णय किया कि वो अब जाएगी ही जाएगी। शिवानी ने फिर आगे कहा, माही, जिंदगी में कई बार हमें उन लोगों का सामना करना ही पड़ता है जिनसे हम बचना चाहते हैं, लेकिन तुम किसी से क्यों बच रही हो? तुम गलत नहीं हो, फिर डर क्यों रही हो? माही ने शिवानी की आंखों में देखा। वहां पर सिर्फ सच्चाई ही थी,
कोई झूठा दिलासा नहीं। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, शायद तुम सही कह रही हो शिवानी। अगर मैं मीटिंग से भाग रही तो मेरी हार होगी। मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं कहना चाहती हूं तुमसे। अब तैयार हो जाओ और पूरी आत्मविश्वास के साथ इस मीटिंग में जाओ। जो होगा देखा जाएगा। माही अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। वो अपने कुर्सी पर उठते हुए उसने कहा, भागा चलो, हम कपूर ग्रुप के हेड ऑफिस में चल रहे हैं। भागा, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, मुस्कुराई और बोली, यही बात है माही। अब लगेगा कि हमारी प्रेसिडेंट कोई कमजोर इंसान नहीं बल्कि एक दमदार लीडर है। भाग्य ने राहत की सांस ली और उसे माही की यह दृढ़ता हमेशा पसंद आई थी। माही हल्का मुस्कुराई और उसने खुद से कहा, अब जो भी है देखा जाएगा, मैं उससे सामना करूंगी। अब जो डर माही के अंदर था वो धीरे धीरे एक नए फैसले में बदल चुका था। माही ने गहरी सांस ली और खुद को और भी मजबूत बना लिया। अंजलि से सामना करने का समय आ चुका था। अब जो भी होगा वो अंजलि से मिलकर ही तय होगा। दूसरी तरफ टीना सिंघानिया ग्रुप के अल्फा टावर के 15वें फ्लोर पर अपने कैबिन में बैठी थी। वहां की ऊंचाइयां को पूरा शहर दिखाई देता था, लेकिन आज उसकी नजरें शहर के नजारों पर नहीं बल्कि उसके दिमाग में कुछ और ही घूम रहा था। माही की गाड़ी, रेड कलर की मर्सिडीज बेंज। टीना की आंखों के सामने बार बार वही चमचमाती स्पोर्ट्स मॉडल की गाड़ी आ रही थी जो उसने माही के पास देखी थी। उसका दिल में एक अजीब सी जलन महसूस कर रही थी। माही के पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे? वो खुद ही खुद से बोल रही थी। वो अपने मन को शांत नहीं कर पा रही थी। वो जानती थी कि उसे हमेशा से बेहतर चीजें चाहिए थी। वो कभी भी नहीं चाहती कि कोई उससे ज्यादा ऊंचे स्टेटस में दिखे, और खास तौर पर माही। उसने अपनी फिंगर लाइंस को टेबल पर ठोका और उसकी सेक्रेटरी साक्षी इतनी देर में अंदर आ गई। उसने कहा, मैम, आपके लिए कॉफी। टीना ने झटके से सिर उठाया, मानो उसकी सोच में किसी ने खलल डाल दिया हो। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मुझे कॉफी नहीं चाहिए। मुझे बस एक चीज चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगी। साक्षी को समझ ही नहीं पाई, लेकिन उसने कुछ ज्यादा सवाल नहीं किया। टीना अब फिर दिमाग में एक नया प्लान बनाने लगी थी। टीना जानती थी कि अगर उसे मर्सिडीज बेंज से भी बड़ी गाड़ी चाहिए तो उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो खुद से उसे खरीदे या फिर युवराज से खरीदवाए। पहला तरीका मुश्किल था क्योंकि उसकी इतनी बड़ी रकम खर्च करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन युवराज को मनाना, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। टीना के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अगर माही को गाड़ी मिल सकती है तो मैं इससे भी बड़ी गाड़ी लूंगी, ऐसी गाड़ी जो इस शहर में सिर्फ मेरे पास हो। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। इसके बाद आनंद फानन में उसने कुछ नहीं देखा और सीधे युवराज को फोन मिला दिया। युवराज ने फोन स्विच ऑफ था। अभी तक भी ऑफिस नहीं आई। टीना ने अपनी महंगी घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 11 बज रहे थे। युवराज आमतौर पर 11:30 तक ऑफिस पहुंच जाता था, लेकिन आज अभी तक वो आया ही नहीं था। उसने बार बार वो घड़ी की तरफ देख रही थी और उसने अपने आप से कहा, बस थोड़ी सी देर की बात है, फिर देखते हूं कैसे नहीं मानते। टीना जानती थी कि युवराज की कमजोरी क्या है, उसका मासूम चेहरा और उसकी मीठी बातें। अगर वो सही तरीके से पेश आएगी तो युवराज बिना कुछ सोचे समझे उसे गाड़ी खरीद कर दे देगा। उसने अपने चेयर से उठकर कांच की दीवारों के सामने खड़ी होकर खुद से कहा, परफेक्ट। उसने खुद को सराहा और अब उसे इंतजार था कि कब युवराज ऑफिस पहुंचे और कब वो अपनी बात उससे आसानी से मनवा ले। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 11:45 भी हो चुके थे, लेकिन युवराज का कोई अता पता नहीं था। टीना ने अपना फोन उठाया और इस बार युवराज के ऑफिस के रिसेप्शन पर कॉल किया। हेलो, युवराज सर पहुंचे क्या? उसने पूछा। नहीं मैम, अभी तक नहीं आई, उसने रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। टीना ने खींचते हुए फोन पटक दिया। उसका दिमाग अब भी बेचैन था। लगातार उसके दिमाग में और भी ख्याल चलने लगे। उसने सोचा, कहीं वो माही के साथ तो नहीं चले गए? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये ख्याल आते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माही और युवराज दोबारा से एक नहीं हो सकते। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपने आप से कहा, युवराज सिर्फ मेरा है। मैं उसे माही के पास नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन युवराज को सिर्फ मेरा ही होना पड़ेगा। माही के साथ उसका दोबारा से मीटिंग करना या दोबारा से उसके पास जाना मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुझे पता भी नहीं चल रहा कि युवराज आज इतनी देर से है कहाँ, कहाँ चले गए। टीना लगातार इसी सोच में डूबी हुई थी कि युवराज आएंगे और वो आते ही उससे गाड़ी की मांग करेगी। क्या होगा आगे? क्या युवराज टीना को गाड़ी दिलवाएगा या नहीं? क्या टीना माही से महंगी गाड़ी ले पाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ।
दोस्तों 124वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इधर ऑफिस में टीना उलझी हुई थी कि युवराज से आते ही वो गाड़ी की मांग करेगी। उसे पता ही नहीं था कि उधर पीछे से युवराज के साथ उसकी फैक्ट्री के साथ इतना बड़ा कांड हो गया था। इधर युवराज चंदन के साथ पुणे से मुंबई के तरफ वापस आ रहा था। कार के इंजन के हल्के गड़गड़ाहट के सिवा गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा रही थी। युवराज सिंघानिया और चंदन दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। फैक्ट्री की आग बुझ चुकी थी, लेकिन युवराज के दिल की आग अभी भी धधक रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से और आक्रोश की झलक साफ दिखाई दे रही थी। फैक्ट्री जलने से उसका सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, यह उसके रुतबे पर हमला था, उसकी मेहनत और इज्जत पर चोट थी। चंदन को यह अच्छी तरह मालूम था कि युवराज अब चुप नहीं बैठेगा। तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा, रिकी का कॉल था। चंदन ने झट से कॉल रिसीव किया और बिना किसी फॉर्मेलिटी के पूछा, हाँ रिकी, कुछ पता चला? फोन के दूसरी तरफ से रिक्की की हड़बड़ाई हुई आवाज आई, भाई भाई मुझे पता चल गया है कि हमारी फैक्ट्री में आग किसके कहने पर लगाई गई थी। चंदन के कान खड़े हो गए। वो सीधा बैठ गया और तुरंत पूछा, किसका काम है ये? रिक्की ने गहरी सांस ली और कहा, यह काम पैसे लेकर गंदे धंधे करने वाले विक्की भाई का है। चंदन ने युवराज की तरफ देखा। युवराज की आंखों में अब और भी ज्यादा शक्ति आ गई थी। चंदन ने जल्दी से पूछा, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है? किसने विक्की को यह काम सौंपा? रिक्की ने जवाब दिया, यह अभी तक नहीं पता चला, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। विक्की इस वक्त शहर के बाहरी इलाके में छुपा हुआ है। उसकी लोकेशन मैं तुम्हें भेज रहा हूं। इतना कहकर रिक्की ने फोन काट दिया। चंदन ने फोन को युवराज की तरफ घुमाया और लोकेशन दिखाते हुए कहा, सर, यह विक्की का ठिकाना है। अब हमें आगे क्या करना है? चंदन ने बिना एक पल सोचे और बिना देरी किए स्टीयरिंग घुमा दिया और गाड़ी पूरी रफ्तार से विक्की के अड्डे की ओर दौड़ा दी। गाड़ी के अंदर बैठे वही सन्नाटा था, लेकिन अब यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति थी। युवराज का चेहरा पत्थर सख्त हो गया। उसकी मुट्ठियां स्टीयरिंग पर व्हील कस चुकी थी। आंखों में ज्वाला जल रही थी और सिर्फ बदले की आग थी। इस बार बदला नहीं, सिर्फ एक मिसाल कायम होगी, युवराज ने मन ही मन सोचा। चंदन ने भी उसकी आंखों में इरादा साफ देख लिया था। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, हमें सोच समझ कर चलना होगा। अगर विक्की से कोई बड़ा आदमी काम करवा रहा है तो हमें सबूत भी इकट्ठा करने होंगे। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, विक्की की गर्दन उसके हाथ में होगी। कुछ ही मिनटों में गाड़ी विक्की के अड्डे पर पास पहुंच गई। यह शहर के बाहरी इलाके के पुराना एक सुनसान गोदाम था। गोदाम में चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ अंदर से हल्की रोशनी की झलक आ रही थी। युवराज ने गाड़ी धीमी की और बिना कोई आवाज किए सड़क किनारे पार्क कर दिया। चंदन ने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, सर, हमें सीधा अंदर नहीं जाना चाहिए, पहले देखना होगा कि अंदर कौन कौन है। युवराज ने सिर हिलाया और दोनों कार से उतरे और धीरे धीरे गोदाम की तरफ बढ़ने लगे। अंदर से किसी की हंसी की आवाज आ रही थी। बहुत बढ़िया काम किया विक्की भाई, मालिक बहुत खुश होंगे। फिर किसी ने कहा, अरे छोड़ो यार, हमें पैसे मिले हैं, बस मस्त रहो। सिंघानिया को तो झटका लग ही गया होगा। युवराज और चंदन दरवाजे के पास पहुंच चुके थे। युवराज ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। विक्की और उसके 3 आदमी शराब की बोतल के लिए हाथ में लिए हंस रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा इनाम जीत लिया हो, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि आज उनका आखिरी दिन होगा। युवराज ने चंदन की तरफ देखा। बिना कुछ देरी किए दरवाजे पर जोरदार धक्का मारा। धड़ाम। अचानक हुए इस हमले से अंदर बैठे लोग बुरी तरह चौंक गए। विक्की की शराब की बोतल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और टूट गई। युवराज ने तेजी से कदम अंदर रखा और सीधा विक्की के सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी विक्की भाई के 10 गुंडों ने उसको घेर लिया। युवराज ने अपने दुश्मन के अड्डे पर खड़ा था। उसके चारों ओर विक्की भाई के 10 लड़के घेरा बना चुके थे। उसके चेहरे पर वही वहशीपन था जो सिर्फ पेशेवर गुंडों में देखने को मिलता है। ये कोई आम गुंडे नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्हें सिर्फ पैसों के लिए लड़ाई करनी आती थी, बल्कि मार्शल आर्ट्स और स्ट्रीट फाइटर में से भी ज्यादा माहिर थे। युवराज सिंघानिया, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी यहां आकर, विक्की भाई ने ठाक लगाते हुए कहा। युवराज ने चारों ओर नजर घुमाई। वो जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली। यह सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि दिमाग और फुर्ती की लड़ाई भी थी। विक्की ने अपने लड़कों को इशारा किया, खत्म कर दो इसे। बस इतना ही सुनना था कि पहला आदमी राणा, जो स्टेज 1 और लेवल 2 का मुए थाई फाइटर, अपने मजबूत पैरों से सीधा युवराज की छाती पर एक फ्लाइंग निक मारने के लिए कूदा। लेकिन युवराज पहले से ही ज्यादा सावधान था। उसे पता था कि ये लोग ऐसे वैसे नहीं हैं। राणा ने जैसे ही हवा में छलांग लगाई, युवराज ने अपनी बॉडी को हल्का सा घुमाया और एक घातक साइड स्टेप काउंटर को देते हुए
अपने दाएं हाथ से राणा की पसलियों पर स्पिनिंग एल्बो दे मारा। धड़ाम। राणा सीधा जमीन पर जा गिरा। करहाते हुए अपने पेट को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर सदमे की लकीरें खिंच गई, लेकिन युवराज को चैन से खड़े रहने का मौका नहीं मिला। दूसरा हमला और आया और किक बॉक्सर ने आते ही एक जोरदार राउंड हाउस किक फेंकी। यह किक इतनी तेज थी कि अगर लग जाती तो युवराज सीधा जमीन पर होता, लेकिन युवराज के पास अनुभव था। उसने नीचे झुककर वेविंग डोज किया और जैसे ही सुमित का बैलेंस बिगड़ा, युवराज ने एक जोरदार अपर कट मारा और जिससे सुमित के दांत खून से रंग गए। सुमित लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। अब जो लड़के जमीन चाट रहे थे, लेकिन बाकी 8 भी तैयार थे। तीसरा और चौथा गुंडा एक साथ अजय और सुरेश एक स्ट्रीट फाइटर की तरह ये फ्री स्टाइल फाइटर थे जिनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। ये दोनों युवराज को पकड़ने के लिए दौड़े। उनमें से एक ने बियर हग ग्रैपल से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने अपने घुटने के ऊपर मारकर उसकी जांग पर जोरदार नी स्ट्राइक दे मारा। दूसरे ने वाइल्ड हुक पंच फेंका, लेकिन युवराज ने अपने कलाई से उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। एक स्टिक जूडो हिप थ्रो लगाते हुए। अब तक ये सारे लोग बाहर हो चुके थे। 2 लोग और आए जो प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट थे और सबसे खतरनाक लग रहे थे। हिम्मत ने तेजी से टोर्नेडो किक फेंका और जो सीधा युवराज के सिर की तरफ आ रहा था। युवराज ने बिना वक्त गाए शोल्डर रोल किया और नीचे झुकते हुए स्वैप किक मारी, जिससे हिम्मत का बैलेंस बिगड़ा और वो जमीन पर जा गिरा। इसी मौके का फायदा उठाया और एक सुपरमैन पंच फेंककर एक दूसरे ने भी युवराज की तरफ बढ़ गया। धड़ाम। ये युवराज के कंधे से टकराया, जिससे उसे हल्का सा झटका लगा, लेकिन उसने झट से काउंटर एल्बो स्ट्राइक देते हुए विशाल की ठोडी पर ऐसा वार किया कि विशाल बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अब वहां पर सिर्फ 4 लोग बचे हुए थे जो और भी ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन उनकी हिम्मत युवराज के सामने आगे बढ़ने की हो नहीं रही थी। उनमें से तीनों ने तो अपने युवराज को देखते ही हथियार डाल दिए। आखिरी जो बचा था वो विक्की था। विक्की को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके चारों तरफ फैले बेहोश पड़े आदमी इस बात का सबूत था कि युवराज से भिड़ना उसके सबसे बड़ी गलती होगी। युवराज धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे जमीन से पटक दिया। अब बोल, किसके कहने पर यह सब किया? युवराज की आवाज में जबरदस्त गुस्सा था। विक्की ने कांपते हुए कहा, भाई भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। युवराज ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली और कहा, नाम बताओ वरना अभी यहीं पर खत्म कर दूंगा। विक्की ने कांपते हुए कहा, ये सब मुकेश मेहता और वर्मा के कहने पर हुआ है। युवराज के दिमाग में इन दोनों का नाम सुनकर आग भड़क उठी, लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि मेहता और वर्मा इतने बड़े कब से हो गए कि वो युवराज सिंघानिया के अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे। वो दोनों अपने आप से ये सब कर रहे थे या किसी और के कहने पर ये काम कर रहे थे। उसे खुद ही नहीं पता चल रहा था कि ये दोनों मेहता और वर्मा आज उस युवराज के खिलाफ खड़े हो गए जिसके पापा ने उन दोनों को बचाया था और उन दोनों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिलवाया था और उनको साथ में अपने कंपनी में भी रखा था। विक्की भाई जमीन पर पड़ा पड़ा हाँफ रहा था। वो बार बार युवराज से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था, लेकिन युवराज को अब उसे कोई मतलब भी नहीं था। उसका दिमाग अब सिर्फ 2 नामों पर अटक चुका था, मुकेश और संजय वर्मा। युवराज ने विक्की को आखिरी घूरती नजर दी और बोला, आज तो तुम बच गया, लेकिन अगली बार तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे सामने दोबारा आने की कभी हिम्मत मत करना। इतने में चंदन उसके पास आया और बोला, सर अब क्या करना है, पुलिस को सौंप दे इसे? युवराज ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसको छोड़ दे। जो डर के मारे खुद से ही बोल गया वो अब किसी काम का नहीं। पर हाँ, वसीम को इसके बारे में सूचना दे दो। अगर ये भागने की कोशिश करे तो अपने तरीके से संभाल लेगा। चंदन ने हाँ में सिर हिलाया और विक्की की ओर बढ़ गया। फिर उसने वसीम को कॉल करके बता दिया। युवराज और चंदन गोदाम से बाहर निकले। बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी और मुंबई लौटने का समय भी आ चुका था। गाड़ी में बैठते युवराज ने फोन निकाला और उसको कॉल कर दिया। हिम्मत, एक बड़ा काम है। हिम्मत, जो युवराज का सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक था, तुरंत सावधान हो गया और बोला, जी भाई बताइए क्या करना है। युवराज ने आवाज में गंभीरता थी। उसने कहा, मुकेश मेहता और संजय वर्मा पर नजर रखो। उनके हर एक मूवमेंट की जानकारी मुझे चाहिए। कितने बजे घर से निकलते हैं और कहां आते हैं और किससे मिलते हैं, हर चीज। हिम्मत तुरंत बोला, समझ गया भाई, आज से काम शुरू होगा। क्या होगा आगे? क्या युवराज वर्मा और मेहता को मार देगा? क्या वो दोनों माफी मांग लेंगे? आखिर कौन है वो इंसान जिसके कहने पर आग लगाई गई थी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 125वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गोदाम से निकलने के बाद
युवराज और चंदन दोबारा से मुंबई की सड़क पर आ गए थे। वो दोबारा से मुंबई की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। चंदन ड्राइविंग सीट पर बैठा था और युवराज पिछली सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें दूर कहीं खो गई थी, जैसे मन में हजारों सवाल उठ रहे हों। कुछ देर की चुप्पी के बाद चंदन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, हमें मेहता और वर्मा का कुछ करना ही होगा। ये दोनों हमारी कंपनी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहे हैं। अगर आपने इनको ही ऐसे ही नजरअंदाज किया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। युवराज ने भी अब खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, जैसे ही हमें पक्की खबर मिलती है मैं उन दोनों को सबक सिखाने का प्लान बनाऊंगा। चंदन ने झुंझलाते हुए कहा, लेकिन सर, इतनी सतर्कता क्यों? ये दोनों तो बस हमारी कंपनी के कर्मचारी हैं। अब तो वे हमारे ही खिलाफ चाले चल रहे हैं। युवराज ने एक लंबी सांस ली और पहली बार चंदन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा संयम था, मानो वह अपने गुस्से को काबू में रखे हुए हो। यही बात है चंदन, ये सिर्फ कर्मचारी नहीं है, ये मेरे पापा के दोस्त रहे हैं। उन्होंने मेरे पापा के साथ मिलकर सिंघानिया ग्रुप को खड़ा किया था। इतने सालों की दोस्ती और मेहनत के बाद अचानक हमें बर्बाद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई न तो वजह तो जरूर है। कोई तो ऐसा है जो इन्हें ये करवाने पर आगे काम दे रहा है, और ये भी कहीं ना कहीं मजबूर है कि ये काम करने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो जो लोग अपनी कंपनी खुद ही खड़ी करते हैं और उसी को दीमक की तरह चाट रहे हैं, ऐसा कभी भी मैंने देखा नहीं है और ऐसा कभी भी हो भी नहीं सकता। हमें पता करना होगा कि ये लोग किसके जाल में फंस गए हैं। कोई और वजह सर? चंदन ने उत्सुकता से पूछा। युवराज ने अपनी उंगलियां सीट पर थपथपाई और कहा, और हाँ, मुझे शक भी है, इसके पीछे मुकुल का हाथ भी हो सकता है। मुकुल? चंदन ने चौंक कर पूछा, लेकिन सर, आपने तो कल ही उसे इतना मारा था कि कम से कम 3 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ सकता, फिर वो ये सब कैसे करेगा? युवराज हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी तलखी थी। यही तो बात है चंदन, मुकुल खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी चालें अभी भी चल रही हैं। याद है, तुमने ही तो पता लगाया था कि मेहता और वर्मा उससे मिले थे। जब वो उनसे मिला था तो कोई तो बात ऐसी हुई होगी जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। इसका मतलब है कि मुकुल ने कुछ बड़ा प्लान किया है और वो उसी के इशारे पर खेल रहे हैं। चंदन की उंगलियां गाड़ी के स्टीयरिंग पर जाकर कस गई। उसने अब गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। उसने कहा, तो अब क्या करना है सर? युवराज कुछ देर चुप रहा। उसने गहरी सोच में आंखें मूंद ली, मानो अपने दिमाग में हर संभावना को तोल रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर मेहता और वर्मा की मंशा क्या है। क्या वे सच में हमारे खिलाफ हो चुके हैं या फिर वे किसी की मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं? अगर वे वाकई में जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन सबसे पहले हमें यह पता करना जरूरी है कि वो खुद ये करना चाहते हैं या किसी के कहने पर कर रहे हैं। चंदन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह की हल्की झलक थी। उसने कहा, सर, आप अब भी ऐसा सोच रहे हैं कि वो किसी मजबूरी में ऐसा कर रहे होंगे? अगर ऐसा होता तो हमें पहले ही बता देते। ये दोनों खुद अपने फायदे के लिए हमारे खिलाफ जा चुके हैं और कई बार इन्होंने ऐसा काम पहले भी किया है जिससे हमारी कंपनी में नुकसान हुआ है, लेकिन इन दोनों का फायदा ही हुआ है। युवराज ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हो सकता है चंदन, लेकिन जब तक मैं खुद उससे बात न कर लूं तब तक कोई फैसला नहीं लूंगा। चंदन ने गाड़ी को थोड़ा और तेज किया और वे मुंबई के बाहरी इलाके में दाखिल हो चुके थे। गाड़ी जैसे जैसे मुंबई के घने सड़कों के बीच आ रही थी वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था। लेकिन चंदन को अब सिर्फ एक की चीज की जल्दी थी कि वो जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना चाहता था और इस मसले को सुलझाना चाहता था। युवराज अभी भी शांत था। उसने अपने फोन में कुछ मैसेज पढ़े और फिर चंदन से कहा, हम ऑफिस कितनी देर में पहुंच रहे हैं? चंदन ने कहा, बस थोड़ी सी देर में सर। क्या हुआ? युवराज ने कहा, हम वो ऑफिस में पहुंचकर पहले रोनी से बात करेंगे। चंदन ने सिर हिलाया और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी अल्फा टावर के सामने आकर रुक गई। युवराज ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने झुककर सलाम किया और युवराज ने अंदर आते ही वहां काम करने वाले लोग सारे सतर्क हो गए। उनके चेहरे पर एक तरह की गंभीरता आ गई, क्योंकि सभी जानते थे कि जब युवराज इस तरह के मूड में होता है तब कुछ बड़ा जरूरी होता है। युवराज और चंदन सीधे अपने कैबिन की ओर बढ़े। अंदर पहुंचते ही चंदन ने दरवाजा बंद किया और बोला, अब हमें तेजी से काम करना होगा सर। अगर हम ज्यादा देर लगाएंगे तो मेहता और वर्मा हमें नुकसान पहुंचाने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। युवराज ने सिर हिलाया और अपने हाथों को आपस में बांधकर सोचने लगा।
उसने चंदन से कहा, पहले रोनी को बुलाओ, हम पहले उसकी रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि अगला कदम क्या करना चाहिए। चंदन ने हामी भरी और रोनी को बुला लिया। रोनी दरवाजे पर आ गया और वक्त हो चुका था एक बड़ा फैसला लेने का। इधर माही की कार जैसे ही कपूर ग्रुप के हेड ऑफिस के सामने आकर रुकी, उसने एक गहरी सांस ली और कार की खिड़की से बाहर आते हुए देखते हुए उसने खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की। आज की यह मीटिंग सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि एक मानसिक युद्ध था और उसके आत्मसम्मान और बीते हुए कल का। उसके साथ बैठी भाग्या ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, माही तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जानती हूं कि तुम्हें अंजलि कपूर के साथ ये मीटिंग पसंद नहीं, लेकिन तुम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो और तुम्हें ये अपने विश्वास के साथ ही अंदर जाना होगा। माही ने उसकी ओर देखा और हल्का सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानती हूं भाग्या, और यकीन मानो इस बार मैं डरने वाली नहीं हूं। इस बार मैं अंजलि कपूर की आंखों में आंखें डालकर जवाब दूंगी। भाग्या ने उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल ऐसा ही करना है। माही ने दरवाजा खोल दिया, कार से उतरे और सीधे कपूर ग्रुप के ऑफिस में दाखिल हो गई। मीटिंग रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, अंदर से किसी के पैरों की आहट आ रही थी। माही ने अपनी घड़ी देखी, 1 बज रहा था और बिल्कुल सही समय पर वो लोग पहुंच गए थे। जैसे वो अंदर पहुंचे, उसकी नजर सामने खड़ी अंजलि कपूर पर पड़ गई। अंजलि की नजर जब उस पर पड़ी तो उसकी आंखें और भी चौड़े हो गई। माही, उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। ये यहां क्यों आई है? कैसे पता चल गया है कि इसे धमकाने वाली मैं ही थी? कैसे इस बात की भनक लग गई कि मैंने इसके ऊपर हमला करवाया ताकि ये युवराज से दूर चली जाए? उसके मन में लगातार ये सवाल चल रहे थे। उसको यह पता ही नहीं था कि माही वाइस प्रेसिडेंट बन गई थी हीराचंदानी ग्रुप की। अंजलि तो बस अपने अपने ही अतीत में खो गई थी। कहीं उसको ये न पता चल जाए कि वो हमलावर उसी के कहने पर भेजा गया था। अंजलि बार बार यही सोच रही थी और उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी भी आने लगी। इतने में माही उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सीधे देखा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अंदर कदम रख दिया। भाग्या ने मुस्कुराकर अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, माही, ये अंजलि कपूर हैं, कपूर ग्रुप के प्रेसिडेंट, और अंजलि, ये है माही, हीराचंदानी ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट। माही ने बिना पलक झपकाए कहा, मुझे पहले से पता है भाग्या, आखिर पुराने जानकारों को कौन भूल सकता है। अंजलि ने घबराहट को छुपाते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान लेकर आई और कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो माही, मुझे नहीं पता था कि तुम अब हीराचंदानी ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हो। माही कुर्सी पर बैठी और बिना किसी डर के सीधे कहा, हाँ, मेरी मेहनत का नतीजा है, लेकिन ये सब छोड़ो, हमें बिजनेस पर बात करनी चाहिए। अंजलि को अब और भी अजीब लग रहा था। उसने अपने आप से ही दोबारा से बुदबुदाया, क्या ये वाकई में इसे कुछ नहीं पता चला, या फिर ये सिर्फ मुझसे सच उगलवाना चाहती है? अंजलि ने अपने कंधे पीछे किए और बिजनेस टोन में बोली, देखो माही, मैं साफ साफ कहूंगी, इस डील में मेरा कोई खास दिलचस्पी नहीं है। हमें पहले से कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर मिल चुके हैं। माही ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी फाइल खोली और अंजलि की और आंखों में देखा और कहा, सच? फिर भी तुमने हमें इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया? अंजलि का चेहरा और भी सख्त हो गया। वो कुछ बोलना चाह रही थी और बोलते बोलते उसने कहा, बात यह है कि, लेकिन वो इससे पहले अपनी सफाई देती। माही ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और बोली, अंजलि, बिजनेस में पॉलिटिक्स बहुत होती है, लेकिन जो लोग दिल से कमजोर होते हैं वही इन सब चीजों में उलझते हैं। मैंने सुना है कि हाल ही में कपूर ग्रुप को कई बहुत बड़े लॉस हुए हैं और तुम एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर की तलाश में हो। अंजलि के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या 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 बकवास कर रही हो तुम? माही अब पूरी तरह से उस पर हावी हो चुकी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, बकवास? अरे मैं तो ये सिर्फ तुम्हारी सच्चाई याद दिला रही हूँ। देखो अंजलि, मुझे तुम्हारी पर्सनल नफरत की कोई परवाह नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ बिजनेस करने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम बिजनेस के तरीके से बात करें, हम पर्सनल मैटर में ना उलझें। तो अगर तुम्हें बिजनेस की डील करनी है तो साफ साफ बताओ। हमें पूरा पता है कि तुम्हारी कंपनी लॉस में जा चुकी है और तुम्हें इन्वेस्टर की तलाश है। क्या तुम चाहती हो कि हमें इन्वेस्टर बनाना? अगर अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमारे साथ डील करने में कोई फायदा नहीं है तो ये तुम डील छोड़ भी सकती हो। हम चले जाते हैं। अंजलि एकदम से पका गई। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जिस लड़की को कमजोर समझती थी, लेकिन वही लड़की आज उसके सामने एक निडर और आत्मविश्वास से भरी हुई खड़ी थी। अंजलि के अंदर बेचैनी बढ़ती हुई जा रही थी। उसके दिमाग में अपने की हुई गलती की भी बातें बार बार चल रही थी। वो बार बार सोच रही थी, कहीं माही को सब कुछ पता तो नहीं चल गया? कैसे युवराज और मेरे बारे में कोई जानकारी मिल गई है?
इतने में माही ने टेबल पर झुकते हुए धीरे से कहा, अंजलि, डरो मत। मैं यहां तुम्हारे साथ पर्सनल दुश्मनी निभाने नहीं आई हूं, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो। अंजलि की सांसें और तेजी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो माही से कैसे करे और क्या बात करे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, माही, मैं नहीं जानती कि तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन अगर हम इस मीटिंग के लिए आए हैं तो सिर्फ हम मीटिंग की बात करें और बिजनेस पर फोकस करें तो अच्छा होगा। माही ने भी सिर हिलाया और वापस अपनी फाइल देखने लगी। उसने कहा, ठीक है, बिजनेस ही सही। मैं तो क्लियर कर देती हूँ, हमारे टर्म्स वही रहेंगे जो पहले डिस्कस हुए थे। और हाँ, तुम्हारे पास बहुत कम समय है ये डील फाइनल करने के लिए। अगर तुम इसे मिस कर दोगी तो शायद तुम्हारा नुकसान तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझेगा। अंजलि की मुठ्ठियां भिज गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माही उस पर इतनी हावी कैसे होती जा रही है। उसने अपने आप से सवाल किया, यह लड़की मेरी कमजोरी को कैसे समझ गई। इतने में माही उठ गई। उसने अपनी फाइल बंद की और भाग्य की ओर इशारा किया और कहा, चलो भाग्य, हमारा काम खत्म हुआ। फिर उसने अंजलि को एक तीखी मुस्कान के साथ देखा और कहा, बाय अंजलि, मिलते हैं डील साइनिंग सेरेमनी में, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हुई तो। अंजलि की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। जैसे माही बाहर निकली, भाग्य ने धीरे से कहा, माही, तुमने तो इसे पूरी तरह हिला दिया। माही ने गहरी सांस ली और कहा, आज पहली बार मैं डर कर नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ किसी के सामने खड़ी हुई हूं, और यकीन मानो, यह सिर्फ शुरुआत है। अब अंजलि को फैसला लेना था कि क्या वो इस नफरत के चलते ये डील को खो देगी या फिर अपनी हार मानकर माही के सामने झुकेगी। क्या करेगी अंजलि? क्या अंजलि डील फाइनल करने जाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, बेमानी मोहब्बत को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें। सुकून एफएम चैनल के 1000 सब्सक्राइबर जरूर जल्दी से जल्दी करवाने में हमारी हेल्प करें। और कहानी अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें।